अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान जारी कशीदगी अब सूबाइयत और ज़ाती नोयत के इल्ज़ामात तक पहुँच गई है, जहाँ सूबाई हुकूमतों के वज़रा और तर्जुमान अब एक दूसरे पर ज़ाती नोयत के हमले करते नजर आ रहे हैं। कल पीपल्स पार्टी ने एहतजाजन कौमी असम्बली और सेनेट से बाइकआउट किया। पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मामले पर लफ्जी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म हो गए। इसी दौरान हुकूमत ने इत्तेहादी जमात को मनाने की कोशिश की और इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक के चैम्बर में दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तफसीलात तो मंजरे आम पर नहीं आई, अलबत्ता वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज और पार्लियामेंट से वॉकआउट जारी रखेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब की माफी का कोई मुतालबा नहीं किया। अलबत्ता इस सब तनाज़े में अब तक दोनों जमातों की मरकजी क़यादत की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देखने में आया। ना तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई सख्त बयान दिया और ना ही आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो की जानिब से इस तनाज़े को हवा दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुलाकर इस मामले को हल कराने का टास्क भी दिया। अलबत्ता मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ इस लड़ाई को फ्रेंडली मैच करार दे रही है। कल कौमी असम्बली में पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा कि हम पीपल्स पार्टी के इन फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं और अगर ये संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम आपके साथ हैं। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको। क्या पीपल्स पार्टी को इस लड़ाई का अंजाम वफाकी हुकूमत से सपोर्ट वापस लेने पर वो होगा? अगर मरियम नवाज पीपल्स पार्टी के माफी के मुतालबे को नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? क्या मोहसिन नकवी दोनों सूबाई हुकूमतों के माबैन सुलह करा पाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी के पास तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा और उनके साथ होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। शैला साहिबा, सिंध की जानिब से पंजाब पर जो सख्त तनकीद हो रही है, इन तनकीद करने वालों में आप सर फहरिस्त हैं। आपने इंतहाई सख्त जुमले भी इस्तेमाल किए हैं, उन पर बाद में बात करते हैं। पहले सीधा सा सवाल है, आखिर क्या वजह है कि सिंध के अपने तमाम मसाइल को छोड़कर आप लोग पंजाब हुकूमत के अंदरूनी मामलात में दिलचस्पी और एतराज कर रहे हैं? हमने वजीर आजम से ये कहा कि मुल्क में इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट आया है, केपी में, जीबी में, पंजाब में और फिर सिंध की तरफ से तैयारी थी, इतना सब कुछ हो रहा है, तो आप जो हो इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज फंड की तरफ रुजू करें। और दूसरा उनसे ये कहा गया कि जो इफेक्ट हुए हैं उनको इनकम सपोर्ट के जरिए एक फौरी रिलीफ, जो इसमें इफेक्टिव्स आते हैं इनकम सपोर्ट के लिस्ट। तो ये हमने बात की थी वजीर आजम से, पंजाब की सीएम से नहीं की थी, क्योंकि केपी, जीबी सब जगह पे और सिंध में भी उस वक्त मुतवक्किफ था। तो इसमें पंजाब के मामलात में कहाँ बात, जिसके जवाब में उंगलियां तोड़ देंगे, घर पहुंचाएंगे, दूसरों को फर्श पे बिछाया हुआ है, ये वो डायरेक्ट चेयरमैन से लेके हर एक से बात की गई। उसके बाद जब रेस्क्यू के वक्त हमारे कुछ लोग हैं वहां पे पंजाब में, हमारी पार्टी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वगैरह, अगर वो वहां पे ये बात कर रहे हैं कि रिलीफ का प्रोग्राम जो है, रेस्क्यू के बाद रिलीफ का जो प्रोग्राम है उसमें मसाइल आ रहे हैं और ये करना चाहिए, तो वो वहां के लोग कर रहे हैं। और वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर कर रहे हैं तो वो वहां पे एज ऑपोजिशन तो नहीं होते ना, आप ही के साथ है, उनके साथ तो होते हैं बिल्कुल, लेकिन तनकीद बड़ी सख्त हो गई है शैला साहिबा। मतलब अगर इशू पे बात होती है अब तो ऐसे लग रहा है बकायदा एक उधर से भी महाज खड़ा हो गया और इधर से भी। जाहिर है अगर हम वजीर आजम से बात करेंगे उसके जवाब में सीएम हमारे लीडर पे बात करेंगी और धमकियां देंगी, और ऐसे मामला जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अलावा डिस्कस नहीं होते और वहां पे खत्म हो गए, उनको डिस्कस करेंगी और इन सारी बातों पे वो इल्जाम लगाएंगी कि हम जो है, जो हमने वजीर आजम को मशवरे दिए हैं उसमें हम पंजाबी कौम की तजलील कर रहे हैं और सूबे के हक पे डाका डाल रहे हैं।
तो ये झूठ बातें अगर वो करेंगी तो फिर झूठों को तो झूठों के घर पहुंचाना चाहिए। और फिर उस पर वो ठहरी नहीं, परसों आजमा साहिबा ने गद्दारी तक का इल्जाम लगा दिया चेयरमैन बिलावल पे। तो खैर उसकी तो अब हमें परवाह नहीं है। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी, स्पेशली आपकी तरफ से बड़ा सख्त रिमार्क्स तो गए हैं ना, जैसे आपने एक ट्वीट किया है, आपने एक ट्वीट किया है, मैं वो आपसे ट्वीट डिस्कस कर लेती हूँ। आपने लिखा था कि जैसे कल मैंने शदीद जहनी मसाइल में मुब्तला खवातीन के बारे में लिखा, ऐसी खवातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, खुद तकरीबात मुनक्कद कराती हैं, तकरीब में जाती हैं और जाहिलाना गुफ्तगू करती हैं जो उनके और उनके ख़ानदान के बारे में हो। उस पर जोर देती हूँ कि उनकी ख्वाहिश होती है कि महफिल में सब उनके लिबास की तारीफ करें, और इतनी परेशान है कि माइकल जैक्सन की तरह सर्जरीज तक करवा लेती हैं। डोंट यू थिंक ये सारी चीज़ें इट वाज जस्ट अ पर्सनल अटैक? जी नहीं, मैं उन पर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं माशरती मसाइल, पब्लिक सर्विस मैसेजेस कर रही हूँ। जिस तरह सलीम साफी प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह मैं ये कर रही हूँ। मैंने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है और आज भी मैंने नर्सिसिज्म पे जो है वो ट्वीट किया है। इसमें किसी के ऊपर मैंने नहीं किया, और जो भी मेरे वर्ड्स हैं उसमें मैंने बुक्स के हवाले दिए हैं कि ये मेरे वर्ड नहीं। आपने अगर हवालों में ये कह दिया हो कि देखे कि वो इंतहाई खुद पसंद ज़हनी मरीज़ा हैं। अब टाइम जिसको जैसा भी लगे, विकिपीडिया से मैंने उठाया नर्सिसिज्म का, और उसमें जो है आज जो भी है उसमें आफ्ताब हैदर की बुक है, उसके सारे अल्फाज है, उससे सारा इख्तबासात है। अब अगर किसी पे फिट हो रहा है तो मैं क्या करूं। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, वेलकम करते हैं। नासिर भट्ट साहब, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी और सबको मालूम है कि उनके बगैर आपकी ना हुकूमत कायम रह सकती है, ना आप असेंबली से एक भी बिल पास करवा सकते हैं। और बतौर इत्तेहादी अगर पीपल्स पार्टी ने आपकी हुकूमत को कोई राय दे दी है तो इसमें इतनी नाराजगी की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे शैला रज़ा साहब की एक आवाज भी नहीं आई, उनकी आवाज बिल्कुल कट के आ रही थी, मुझे समझ नहीं आई। आपने जो मेरे से सवाल किया है तो हम जरूर इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी हैं हम। इत्तेहादी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के अलावा MQM भी है, और भी इत्तेहादी हमारे साथ है। हमने मिल के जब पाकिस्तान इस सूरत हाल से दो चार था कि सब कह रहे थे डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क, और हमने फिर एक जमहूरी तरीके से इमरान खान को हटा के जब हम आए तो हम इकट्ठे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मुझे शैला रज़ा साहब की आवाज तो बिल्कुल नहीं आई। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। मरियम नवाज शरीफ ने ये जरूर कहा है कि भाई जब हमारे हिस्से का पानी पंजाब में आ गया है तो प्लीज अब हमें फैसला करना है, वो वज़ीर आला है पंजाब की, कि वो पानी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं या उसका क्या तरीकाकार होता है। हमने कभी नहीं कहा कि सिंध में आप फलां चीज करें और हम उसमें आप फलां जगह को इस तरह क्यों कर रहे हैं। भाई ये कोलिशन हुकूमत है कि सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में आप अच्छे काम करेंगे तो सिंध वाले लोग आपको पसंद करेंगे। पंजाब में अच्छे काम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ करेगी तो लोग पसंद करेंगे। KPK में PTI अच्छे काम करेगी, उसको लोग पसंद करेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप हमें कुछ चीजें जरूर कहते हैं, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट्स की बात थी कि जी इनको 10,000 रुपए थे। मरियम साहबा ने कहा कि आपकी बात ठीक है, ये इफेक्ट जो लोग हुए हैं ये मुख्तलिफ जगह पे हुए हैं। इसमें बेनजीर इनकम टैक्स और इनकम प्रोग्राम जो आप कह रही हैं उसमें 10,000 रुपए से क्या होगा लोगों का। हम उनको तो लाखों के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, वो ऐलान भी हुआ है नासिर भट्ट साहब। लेकिन इस मामलात को अगर आप लसानियत पे ले जाएं, सूबाइयत पे ले जाएं, मेरा सूबा मेरा पानी मेरी मर्जी, मैं उंगलियां तोड़ दूंगी और अगर किसी ने कोई बात की तो मैं उसको घर तक छोड़ कर आऊंगी, सख्त ज़बान तो उधर से भी इस्तेमाल हुई है ना। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया, सजेशंस दे दिए हैं, उन्होंने तनकीद कर दी है तो खुले दिल से ले लेते। देखिए पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि हमारे साथ वो वजारतें भी ले। सदर उनका है अपना के जो है सेनेट का जो चेयरमैन है वो उनके हैं। गवर्नर पंजाब में उनका है, अपना KPK में उनका गवर्नर है, वो हुकूमत के साथ है। वो वजारतें भी आज ले, अगर वो लेना चाहे तो पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो खुद अगर वजारतें नहीं लेना चाहते, शायद उनको अब ये हो कि वजारतें लेनी चाहिए। देखें पहले बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे जब कोलिशन गवर्नमेंट थी तो उसमें बड़े अच्छे काम, अब भी कहा था कि आप वजीर खारजा बन जाए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मर्जी की, अपना फैसला किया कि हम वजारतें नहीं लेते, आज भी तैयार है हुकूमत, आज भी तैयार है कि वजारतें ले तो आ जाए। तो इस तरह के एक अच्छे नहीं, वो तो अभी एक और भी तो अज़मा बुखारी साहिबा ने लगाया ना कि जब वो वजीर खारजा थे तो साजिशें कर रहे थे।
तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं सुना। मैंने तो ये, हम तो कहते हैं कि जब वो वजीर खारजा थे वो अच्छे काम किया। अभी भी ऑफर हुई थी कि आप वजीर खारजा बने, उन्होंने खुद फैसला किया। शायद उनको अपने फैसले पे है कि हमने क्यों वजारतें नहीं लीक होती, तो अभी भी आ जाए तो वो साथ है। कोलिशन हुकूमत है, एक दूसरे का हम साथ देते हैं। जमहूरियत में ये हुस्न होता है कि एक दूसरे के इख्तलाफात होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेरा ख्याल है जब जी शैला साहिबा वो तो कह रहे हैं कि आप ले देखिए नासिर भट्ट साहब और नासिर भट्ट साहब इत्तेहादियां तो जरूर है, लेकिन हम एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। आप गवर्नर हैं, आप चेयरमैन है सेनेट के, आप सदर पाकिस्तान है, सिंध हुकूमत आपके ठीक पास है। है। मैं हम सारे नासिर भट्ट साहब एक मिनट शैला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेने दें प्लीज। वफादार आदमी है, हम इनको यही समझा रहे हैं कि भाई हमने आपसे कहा ही नहीं सीएम साहिबा आप रिहैब में 10 लाख दें, 15 लाख दें, बहुत अच्छी बात है। हमने वजीर आजम से कहा था कि फौरन जो रिलीफ है उसमें जो अफेक्टीज हैं, जो उनके अंदर जो इनकम सपोर्ट के बेनिफिशरी हैं, उनको भिजवा दें। आपसे तो कहा ही नहीं था। आप अब रिहैब में कुछ भी करें, हमें मसला नहीं है, हम सीएम से बात ही नहीं कर रहे। दूसरी बात जो हम ये करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि इस मौजू पर इस वक्त उन्हें नहरें कैसे याद आ गई, बासी कड़ी में उबाल क्यों आ गया। जब वो सीसीआई का इजलास था उसमें तो वो मान के आ गई थी, और अगर अभी उनको ये है तो मैं उनको यही अर्ज करना चाह रही हूँ कि जब आप, हालांकि आपका मंसूबा नहीं है, आपने अपनी कैबिनेट में भी नहीं लाई, तो उस वक्त भी पंजाब में 37 से 38% पानी की कमी थी, लेकिन आप क्योंकि पढ़ती नहीं है और खुद इस पर रिसर्च नहीं करती है, तो आप ये कह रही थी। अब मैं इनको एक ऑफर देती हूँ। आज सिंध में हमारी हुकूमत है, कल इस तरह जिस तरह आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप PMLN की अगर सिंध में हुकूमत भी बना लें, आखिरी आदमी भी जो होगा ना सिंध का, वो आपको पंजाब में नहरें नहीं निकालेगा। उसकी वजह यह है कि जिसको आप अपने हिस्से का पानी कह रही हैं, वो पानी आपके पंजाब के लिए ऑलरेडी कम है, और अगर किसी वक्त थोड़ा सा ज्यादा भी है तो उसको हमें किसी रिजर्वायर में या किसी वक्त रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। आजकल ज्यादा बारिशें, कल एकदम से ड्राई वेदर भी हो सकता है। तो बेहतर यह है कि रिजर्वायर्स बनाएं कुछ, और उसके बाद जो है अगर देखें कि उसमें कितना आ रहा है आपको पता चल जाएगा। पहले ही साउथ पंजाब में पानी नहीं होता, वही वजह है कि आपने वहां डाल के भूल गई है पानी निकालना। ठीक, बेशक शैला साहिबा, मामला यकीनन पीपल्स पार्टी ने खुलूस नीयत से शुरू किया होगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम की भी बात की, पंजाब के अवाम की बात की, आपकी नीयत पर शक नहीं, मगर मामले के इस नहज पर आने के बाद जिस तरह के ज़ाती बयान दिए जा रहे हैं और अब सुबाइयत की बात भी दोनों जानिब से शुरू हो गई है, तो क्या ये पंजाब और सिंध के अलावा पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात नहीं है? दोनों जानिब से बिल्कुल नहीं। मरियम साहिबा ने शुरू की, उन्होंने इस बात सर आप वो जवाब में आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। चचा को 2 मशवरे दिए गए, उन्होंने इस पे कहा कि पंजाब पे उंगली उठाई गई, पंजाब के हक में बात की गई, क्योंकि बिल्कुल नहीं की थी। तो अगर उनकी तर्ज हुकूमत पे भी उंगली उठाई गई तो वो भी पंजाब और पंजाब के हक पे नहीं है। तो इस तरह की बातों से उन्हें गुरेज करना चाहिए उनको। अब अगर वो वजीर आला बनी गई है तो सियासत को, आइन को, आइनी फोरम को, वहाँ की गुफ्तगू को समझना। एक छोटी सी बात कर लूं, शैला रजा साहिबा जी, आपकी बातें मैं सुन के ये अंदाजा लगा रहा हूँ, बताएं कि पंजाब में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, आप कहती हैं हमने अपने हिस्से का पानी दिया, या मैं कहता हूँ जी पंजाब बड़ा भाई है, वो हर चीज पे बिल्कुल कभी कोई नहीं कहता। आपने अब पानी दिया है तो उस पानी को अब हमने फैसला करना है ना, वजीर आला जो है उसने फैसला करना है ना कि इस पानी को हमने कैसे यूज करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। अब आप हमें कहें जी कि नहीं ये जो पानी दिया है पहले उस पर भेज दे, फिर इसको कर दे, फलां ये कर दे। प्लीज आप अपने सूबे का ख्याल करें। हाँ, एक बात पे मुकाबला करें, हमें खुशी होगी कि सिंध में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत देख के वो अच्छे काम करे, KPK देखे वो अच्छे काम करे, ये बातों पे आप मुकाबला करें तो हमें खुशी है। चले प्रैक्टिकली भी अभी इस सलाब के बाद से मुझे बताएं सर, मुझे आप क्यों नहीं ये काम करते? क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं करते, ये होना भी नहीं चाहिए।
सर अगर हम कामों पे और परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सर तशहीरी मुहिम चल रही है, और कितने पैसे लग चुके हैं, अरबों के रुपए लग चुके हैं जाती तशहीरी मुहिम पे। और अगर ये सर अभी ये जो सैलाब आया उसके बाद मुझे बताएं सर, अभी सर मेरी बात सुन लेना। हम तो काम करते हैं, आप तशहीर ये करें कि जो हम काम बता रहे हैं वो नहीं हुआ, इस पे आप तशहीर करें, हमें कोई इतराज नहीं है। हम जो काम करते हैं उसकी तशहीर करेंगे सर। हमारे टैक्स के अपनी आवाम को बताएंगे, पंजाब को, कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया है, ये हमारा हक है, इसको आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप जरूर ये बताएंगे ये जो आप तशहीर कर रही हैं ये काम नहीं हुआ आपने। चले ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुनी वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, सरहदों पर बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां, सियासी बयानात में सख्त लहजा और मीडिया पर जंगी जुनून के मुजाहरे इस बात की अलामत है कि जनूबी एशिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे क़यादत हिंदुत्व पर मुबनी पॉलिसी ने न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों के लिए जिंदगी तंग कर दी है, बल्कि खित्ते में अमन के इम्कानात को भी मजरू किया है। बीजेपी हुकूमत की जारहाना सोच, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की हिकमत अमली और मुसलसल अस्करी इश्तियाल अंगेज़ी इस बात की खुमास है कि भारत की मौजूदा क़यादत अमन से ज़्यादा तसादुम को तरजीह दे रही है। इस सब में भारतीय जर्नैलों के मुज़हका खेज़ बयानात, वो भी जंग के 4 माह बाद आने का मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने जो ज़ख्म भारत को दिया है वो अब तक भरा नहीं है। भारत के एयर चीफ की जानिब से पाकिस्तान के तैयारे गिराए जाने के बयान पर DGISPR ने अपने हालिया गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में बेहतरीन जवाब दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक भारत जंग में भारत पाकिस्तान का कोई त्यारा नहीं गिरा सका, जबकि भारत के 7 त्यारे तबाह हुए, जिसका जिक्र अमरीकी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी तकरीर में किया था। इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को चैलेंज दिया था कि दोनों ममालिक अपने त्यारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लें, जिसका जवाब आज तक भारत नहीं दे सका। पाकिस्तान की जानिब से बारहा मुज़ाकरात, तहम्मुल और सफारती हल की कोशिशों के बावजूद भारत के जंगी बयानात और फौजी नकलो हरकत इस खित्ते को एटमी तसादुम के दिहाने पर ला सकती है। जनूबी एशिया जो पहले ही गुर्बत, मौसमियाती बहरान और माशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है, किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत के अंदर पनपती हुई हिंदुत्व, इंतहा पसंदी और मोदी की जारहाना पॉलिसियों को एक इलाकाई और आलमी खतरा समझकर उस पर संजीदगी से तवज्जो दे। क्या भारत पाकिस्तान पर करने की दोबारा हमाकत कर सकता है? भारत की जानिब से दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे के बायस पाकिस्तान को क्या एडवांस हिकमत अमली अपनानी चाहिए? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं स्लो राउंड अप में। आसिम साहब, जिस तरह भारत एक बार फिर जारहियत पर मबनी बयानियां बना रहा है और धमकी आमेज लहजे में ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करने की बात कर रहा है, क्या इसको हम वाकईतन संजीदा ले सकते हैं या सिर्फ अपनी आवाम को दोबारा सेटिस्फाई करने की कोशिश कहा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। पहली तो बात यह है कि जी भारत को जो शिकस्त हुई मई के महीने में, वो अभी तक उससे जो है रिकवर नहीं कर सका, और उसके बाद से उन्होंने जो अपना सिलसिला शुरू किया धमकियां देने का, सेबर रैटलिंग का, वॉर ड्रम बजाते रहे कि जी अब 2.0 संदूर होगा, तो ये एक उनकी भूल है कि वो इस तरह की कोई दोबारा से मिस एडवेंचर कर सकते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जब हमारे साथ 6-7 की रात को जब अटैक किया और अपने 7 जहाज गंवाए और उसके बाद एक ड्रोन भी उसके साथ गिरा, उसके बाद से तो भारत रिकवर कर ही नहीं सका। और ये जो है ना ड्रोन वॉरफेयर इट्स टेकन टू बी अ पुअर मैन वॉरफेयर एंड अ टिमिड वॉरफेयर, और इसके अंदर जो है भारत उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। फिर उसके बाद जब हमने उनको रिस्पांस दी बनियानुल मरसूस की सूरत में, तो उनके हमने 34 टारगेट्स अटैक किए और उनके सारे एयर बेसिस श्रीनगर से नीचे जामनगर तक सारे हमने अटैक किए। S-400 हमने तबाह किया और काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर उनको नुकसान उठाना पड़ा। सर, ये जो भारतीय एयर चीफ का जो मुज़ायका खेज बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के 15 के करीब त्यारे गिराए गए हैं, जिसको आज DGISPR ने भी रद्द कर दिया और दुनिया में कहीं भी इस दावे की तस्दीक नहीं हुई।
आप समझते हैं कि एक एटमी ताकत मुल्क का एयर चीफ इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है? आखिर इस मुज़ाहिका खेज बयान देने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और वो भी 5 महीने बाद उन्हें याद आया है? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहली चीज़ तो ये है, देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कितना आउट परफॉर्म किया इंडियन एयरफोर्स को। और ये जो है, ये अभी वो दे आर लिकिंग देयर वुंड्स। अभी तो उनको ये समझ ही नहीं आ रही और रिकवरी नहीं कर सक रहे कि 1 घंटे में 7 जहाज़ गिर गए, 1 ड्रोन गिर गया। फिर उसके बाद जो हमारे चीफ का कॉन्डक्ट था वॉर के बाद, आप देख लें कि आज तक हमारे चीफ जो हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं आए और उन्होंने कभी आके कोई बयान नहीं दिया। एक वो एयर चीफ जिससे जंग जीती हुई है आपके लिए, और उसने वो वाले काम किए जो सारी दुनिया अशश करती है आज, कि जी उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया, उन्होंने EW का इस्तेमाल किया, उन्होंने स्पेस का इस्तेमाल किया, उन्होंने BVR वेपन्स का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सारे सिस्टम को कोरियोग्राफ करके उनके जो 7 जहाज़ गिराए। फिर उसके बाद जो बनियानुल मसरूर में हमने जो रिस्पॉन्स दी, वी अटैक्ड ओवर 34 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, एंड इसके अंदर हमने श्रीनगर से लेके जामनगर तक उनकी सारी एयरफील्ड्स अटैक की। S-400 उनका हमने तबाह कर दिया और कई स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर हमने अटैक किया। अब आप बताएं कि जी एक एयर चीफ जो इतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव करता है और वो आज मीडिया पे नहीं आता, वो आज अपनी जो है वो ढोल नहीं बजा रहा कि जी मैंने ये किया, मैंने ये किया, जबकि कोई दुनिया का एयर चीफ इस वक्त नहीं है जिसने उनको पर्सनली मुबारकबाद ना दी हो या उनको ये कहा हो कि जी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन किया। तो आप मुझे बताएं कि वो, अब जब आप इंडियन एयर चीफ को देखते हैं तो मुझे उन पर तरस आता है, क्योंकि एक इंडिया के अंदर, जी मैं इंडिया में 4 साल रहा हूँ, वहाँ पे ना एक्सट्रीमिज़म और हिंदुत्व और इस तरह की जो उनकी रेडिकल पार्टीज और रेडिकल थिंकिंग है, जब वो बीजेपी की प्रवेल करती है बाकियों पे, तो आपको जो है ना हिंदुओं से ज़्यादा लॉयल बनने की कोशिश करते हैं लोग। और आप ये देख लें कि चूंकि ही इज़ अ सिख एंड ही वांट्स टू शो हिज लॉयल्टी, ही इज़ डूइंग ऑल दीज ड्रामाज। आप मुझे बताएं कि एक सेन आदमी 3 महीने के बाद कैसे खड़ा हो सकता है कि जी मैंने 6 जहाज गिरा दिए, और वही आदमी 5 महीने के बाद जो है 10 जहाज़ों की बात करता है। और एग्जैक्टली तमाम बिल्कुल तमाम गैर जानिबदार इदारों ने ये इस बात की तस्दीक भी की थी। आसिम साहब, आप बहुत जगह ये बात कह चुके हैं कि इस बार जंग में पाक फ़िज़ाइया ने नई साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए जंग लड़ी जिसका भारत को गुमान तक नहीं था। पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में गुज़श्ता चंद सालों में क्या जिद्दत आई है? देखिए जी, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप उसकी निटी ग्रिटीज़ जो हैं वो शेयर नहीं करते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो साइबर वॉरफेयर है ये दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द वॉरफेयर। और ये जितनी आगे जाके जंगें लड़ी जाएंगी, पहला जो वार होगा ना वो साइबर वॉरफेयर से ही होगा। और इस केस में भी साइबर वॉरफेयर ही से ये हमारी जंग शुरू हुई। और फिर जब इसका पीक उस वक्त पहुंचा कि जिस वक्त इंडिया जो था वो 70% इंडिया जो था वो ब्लैकआउट में था, उनकी बिजली चली गई, उनकी जो है और जितनी कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज थी वो चली गई, उनकी आर्म्ड फोर्सेस की जो नेटवर्क से वो बैठा दिए गए, और दीगर इतनी ज़्यादा मैसिव किस्म की साइबर अटैक्स हुए। और मज़े की बात यह है कि हमने तो उन पर अटैक किए और हमें कामयाबी भी हुई, लेकिन उनका एक अटैक भी हमारे किसी सिस्टम के ऊपर या हमारी किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर या तनसीब के ऊपर वो कामयाब नहीं हो सका। सो आप इससे ये देख लें कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटी है। और अभी जो अच्छी बात यह है कि जिस दिन ये 10 तारीख का दिन गुजरा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और हमारी दूसरी आर्म फोर्सेस ने भी अपना तैयारी शुरू कर दी कि जी अब इसके बाद जो हमने लेसन सीखे हैं और जो हमें कामयाबियां हुई हैं इसको हम फर्दर किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो आज वो ऑपरेशन 2.0 संदूर करते हैं तो उनको पता चलेगा कि जी हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज हमने तो उसी वक्त से तैयारी शुरू की है। और ये लोग तो अभी अपने जहाज ही गिनने में लगे हुए हैं कि जी हमारे कितने जहाज गिरे, जी हम नहीं बताएंगे हमारे कितने जहाज हैं। भाई अचानक से महसूस होता है, अचानक से वो नींद से
जाग के वो कहते हैं ओ हमें याद आया ये भी गिरा था वो भी गिरा था। सर, भारत ने हाल ही में अपने ऑफेंसिव साइबर डिवीजन को फाल किया है। पाकिस्तान को इसका तोड़ किस अंदाज में करना चाहिए, या इसके मुकाबले में हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है? देखिए जी, ये जो साइबर की टेक्नोलॉजी है ये एवर इवॉल्विंग है। हर रोज़ जो है वो आप देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की फील्ड के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं कि वो हर रोज़ एक नई चीज़ होती है ईजाद, और उस ईजाद को जब वो इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे सिस्टम्स के अंदर तो सिस्टम्स और ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। हमारी साइबर कैपेबिलिटी पहले भी बहुत अच्छी थी, उसने आप देख लें इंडिया को आउट परफॉर्म किया। जब हमारा उनका इतना ज़्यादा गैप था, आप अंदाज़ा लगा लें कि अब उसके बाद गैप बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। लेकिन अगर इंडियंस ने भी उसी दिन से अपना कोई सबक सीखा तो अभी उनको हमारे तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, और ये टाइम जो है ये जो है सालों में होता है। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एयर चीफ हैं और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका बहुत एम्फेसिस है अपनी कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, अगर आप एनालिसिस करें इसका, पिछली ये जो जंग हुई है हमारी उनके साथ, तो हमारी जो ओवरवेलमिंग किस्म की उनके ऊपर जो फोकियत थी वो जो है इंडिया वो कवर करने के लिए टाइम लेगा। और इसका सारा क्रेडिट हमारे एयर चीफ को जाता है, बिकॉज उन्होंने इतनी ज़्यादा एयरफोर्स में टेक्नोलॉजी इंडक्ट की और फिर उसको ऐसा कोरियोग्राफ किया कि आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आए, चाहे वो एयर टू ग्राउंड की सूरत में था या एयर टू एयर की सूरत में था। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को तो उन्होंने जो है नाको चने चबवा दिए कि जी अब जो है हम लोग ये काम नहीं कर सकते। और आप देखें कि इंडिया ने ये जंग ख़त्म कैसे की। उन्होंने ख़त्म ऐसे की कि जी वो ट्रंप साहब के जाके पाँव पड़ गए और उन्होंने कहा जी हमारी जान छुड़ाएं, पाकिस्तान हमें नहीं छोड़ रहा। तो अभी आज ये राजनाथ साहब या इंडियन आर्मी चीफ, एयर चीफ, ये जितने बातें करते हैं, कभी इनसे पूछें कि अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि ये इन्होंने जो किया और जो जिस तरह माफियाँ मांग के इन्होंने सीज़ फायर करवाया, क्या इसी तरह ही ये लोग दोबारा दूसरी जंग लड़ेंगे? और मेरा ख्याल है कि हमारे ISPR का बहुत अच्छा जवाब है कि जी अगर आप समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान को नेस्तो नबूद करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो फिर हम दोनों इकट्ठे डूबेंगे। बिल्कुल सही कि अगर आपने जोग्राफिया बदलना है तो सर जोग्राफिया तो हम ऑलरेडी बदल चुके हैं, अगर वो मजीद चाहते हो तो हम बदल सकते हैं। JF-17 थंडर की जो कामयाबी के बाद क्या पाकिस्तान और चीन किसी नई नस्ल के स्टेल्थ फाइटर या ड्रोन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो खुदा ना खास्ता अगर दोबारा भारत को जारियत करे तो हम उनको इस्तेमाल करें? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चीन ने हमारी मदद की, लेकिन हमारी मदद जो चीन की, ये जो अभी मार्के हक का जो ऑपरेशन हुआ, इसके अंदर चीन की ये मदद थी कि उन्होंने हमें J-10 जहाज़ दिया और उन्होंने हमें PL-15 मिसाइल दिया। लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेनिंग थी और जितना सारा काम था वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद किया। और दूसरी बात यह है कि देखें, आप ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि आप अपनी फ्लीट को एक्सपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी, कुछ आपके जहाज़ रिटायर होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उसकी जगह आप जो है वो नए जहाज़ लेते हैं। एक तो ये चीज़ है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसको आप बूस्टअप करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो पाकिस्तान का ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है और आई वुड से MOU है ऑन दी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। हम लोग इंशाल्लाह J-35 लेंगे और उसके लिए एक नई इंडक्शन होगी साउथ एशियन स्काइज। तो वैसे ही पाकिस्तान ने जीत लिए और हमने जो ग्राउंड का तो नक्शा इंडियन के ख्वाबों में है, वो सोचते हैं बदलेंगे, हवा का नक्शा तो हम बदल चुके हुए हैं। वी हैव चेंज द एंटायर सिनेरियो इन दी साउथ एशियन स्काइज। लेकिन अभी जब इंशाल्लाह हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाएगी और J-35 आ जाएंगे तो इंशाल्लाह उससे भी हमारी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारी मिसाइल रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे देखें कि आज से आप 2-3 साल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को कहाँ देखते हैं, तो हम उसको इतना आगे देखते हैं कि जितना पहले इंडियन एयरफोर्स और हमारा गैप था उससे
डबल हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। सर एक आज की एक खबर भी आई है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फिजा में मार गिराने वाले जदीद मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक इन मिसाइलों की शमूलियत से पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 तैयारों की ऑपरेशनल रेंज और दुरुस्तगी में नुमाया इजाफा होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो अभी एक अखबारी खबर है कि जी ये इजाज़त दे दी गई। इजाज़त देने के लिए इसके अंदर बहुत से मराइल हैं। जब वो मराइल कवर होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि जी कौन सा मिसाइल आया और कौन सा नहीं आया। पर एक बात है कि पाकिस्तान वही वाला मिसाइल खरीदेगा जिसके अंदर उसकी रेंज जो है हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट से या बराबर हो या ज़्यादा हो, ताकि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई PL-15 के मुकाबले की चीज़ आती है तो उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप PL-15 से आगे की कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो PL-17 को भी देख रहे हैं J-35 के लिए जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है, तो अभी मेरा ख्याल है ये खबर जो है ज़्यादा एक्साइटमेंट की हद तक है। अच्छा। जब तक इसकी निटी ग्रिटी डिसाइड नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि ये हमें इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव किस्म का तज्जिया करना चाहिए। ठीक सर, आपके ख्याल में अगली दिहाई में पाक फिजाइया का स्ट्रेटेजिक विजन क्या होना चाहिए? मजीद दिफाई और फिजाई बरतरी का तसलसल बरकरार रखने के लिए किन किन टेक्नोलॉजीज के असूल में सरमायाकारी ज़रूरी है? देखिए जी, इसके ऊपर तो विजन इज़ ऑलरेडी देयर। आप देख लें हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने जो पाकिस्तान को एक कैपेबिलिटी दी और आपकी सर्विस को इतना आगे बढ़ाया कि आपने ओवरनाइट उनसे जंग जीत ली, और इतना ज़बरदस्त उनकी विजन थी। तो विजन तो वही इम्प्लीमेंट हो रही है, और उसके अंदर उनकी जो मेन विजन का हिस्सा है वो है कि जी हमें अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो खुद डेवलप करनी चाहिए और हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक नेस्टैप का अदारा कायम किया जिसका जो है नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क्स का जो उनका विजन है, और वहाँ पे 5 हमारे मेन टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं पाकिस्तान में जो बन गए हुए हैं, जिसमें से जो कामरा वाला है, जो एयरक्राफ्ट डिवीज़न है हमारा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, जिसके अंदर हमारा PFX फाइटर फ्यूचर का बन रहा है। तो आप देखें कि उनकी तो विजन के अंदर यह है कि जी हम जितना भी हो सके हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। और फिर आप देखें कि अभी हमने अपनी ही एयरफोर्स की ही काविशों से अपना सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एयरफोर्स के पास अपना है, और आगे फिर इसका कॉन्स्टलेशन भी बनेगा और भी ज़्यादा इसके अंदर एक्सपेंशन होगी। तो वी आर एड्रेसिंग दी फ्यूचर नीश टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजीज आएंगी उसके अंदर आपकी साइबर की आएंगी, आप अपने रेडार्स बनाएंगे, आप अपने मिसाइल्स बनाएंगे। तो ये तो बहुत एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है, और ये नेस्टैप का अदारा जो है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता था पाकिस्तान के लिए जो एयर चीफ ने दिया। और इसके ऊपर दिन रात मेहनत हो रही है, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लोग लेके आ रहे हैं। बिकॉज ये जो अभी इम्पेटस मिला है पाकिस्तान एयरफोर्स को और नेस्टैप को ये इस जंग का, कि हमने अप्रूव किया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमने इसके अंदर जंग के अंदर इस्तेमाल की वो तो हमारी लोकल थी। ये तो लोग क्रेडिट देते हैं कि दूसरे मुल्कों को कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। ये सारी जितनी काविश थी हमारी अपनी एयरफोर्स की थी, और उसके पीछे हमारे चीफ की विजन थी। तो विजन का अगर आप कह रही हैं तो विजन इज ऑलरेडी देयर एंड दैट विजन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, मुझसे गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।